एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और ठंड का माहौल है तो थोड़ा अपने आप को बचा के भी रखें। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज की जो हमारी एपिसोड होगी वो भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि 3 दशक में बड़े बड़े कारनामे करने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी होगी जो 1970, 1980, 90 के दशकों में सबसे महत्वपूर्ण कारनामे किए और जासूसी की दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि उन कारनामों को करने के लिए बड़े कम लोग ही सफल हो पाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी अगर कहें तो वो हैं इस समय। और जिस व्यक्ति ने 37 साल से ज़्यादा पुलिस की नौकरी की मगर सिर्फ 7 साल तक ही पुलिस की वर्दी पहनी, करीब 30 साल तक सिर्फ जासूसी करते रहे और अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी जाति छुपा करके रखा। कभी मोची बन जाते थे, कभी रिक्शा वाला बन जाते थे और ऐसी ज़िंदगी वो गुजारते थे। देश की रक्षा के लिए बहुत दिनों तक गुमनाम ज़िंदगी अपना जीवन यापन किया। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक एक मुसलमान बनकर रहा। भारत का एकमात्र ऐसा नागरिक जिन्हें शांति काल का दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो हम बात कर रहे हैं 1968 के केरल कैडेट के आईपीएस ऑफिसर, हमारे देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल का जन्म भारत के एक राज्य उत्तराखंड में घिरी बनासियो एक जगह है जो पौड़ी गढ़वाल में आता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पापा जीएन डोभाल जो कि आर्मी में उनका जो आर्मी में मेजर के पद पर तैनात थे। तो एक तरह से कहें कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी जो हैं उनका जन्म एक सेना के जवान के घर में हुआ था। अजीत डोभाल का जन्म आज से जोड़ा अगर हम बात करें तो आज 17 तारीख है यानी कि 3 दिन बाद उनका जन्मदिन है, इसलिए इस कहानी को लेकर के आया हूँ। और अजीत डोभाल की कहानियाँ सुनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि उनका जन्मदिन 20 जनवरी को है। तो उनका जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे, जैसा कि मैंने बताया था, मेजर के पद पर तैनात थे। और अजीत डोभाल की मिलिट्री जो पढ़ाई हुई वो मिलिट्री स्कूल में हुई, क्योंकि उनके पापा मिलिट्री में थे तो जाहिर सी बात है कि वो मिलिट्री स्कूल से ही उनकी स्कूलिंग होगी। और उनकी स्कूलिंग हुई, जन्म हुआ उनका उत्तराखंड में, स्कूलिंग उन्होंने अजमेर से की और एमए की पढ़ाई करने के लिए अर्थशास्त्र में वो आगरा विश्वविद्यालय चले आए थे। यानी कि अजीत डोभाल लगभग 3 राज्य अब तक घूम चुके हैं। यानी कि जन्म उत्तराखंड, शुरुआती जो पढ़ाई हुई उनका अजमेर यानी राजस्थान, और एमए अर्थशास्त्र करने के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा में, यानी कि 3 राज्यों का भ्रमण अब तक कर चुके हैं इतने जीवन यात्रा के दौरान। यानी कि पढ़ाई करते करते तब तक वो 3 राज्य जा चुके थे। अजीत डोभाल के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, अनसुने किस्से हैं, जिन्हें वो भी कन्फेस नहीं करते क्योंकि वो खुफिया एजेंट के तौर पर काम किया करते थे। तो हमेशा जब भी उनसे ये बात पूछी जाती थी कि खुफिया जानकारी, तो हमेशा मना करते रहे कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया या मैं कभी
खुफिया एजेंट बन के रहा। कुछ चीज़ें कभी वो रिकॉर्ड पर लाए नहीं, और मात्र एक ऐसी बात ही रिकॉर्ड पर है जो अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और कहें कि उनके जीवन में शायद एक असफल अगर कोई कारनामा उनके जीवन में रह गया तो वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का रह गया। कई बार उन्होंने कोशिश करी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की, मगर वो असफल हुए। उसकी भी कहानी है, अभी आगे उस पर हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने दाऊद को पकड़ने में सफल क्यों नहीं रहे। तो बात करते हैं उनके करियर के बारे में। पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने जो है 1968 के आईपीएस ऑफिसर के लिए उन्होंने यूपीएससी का परीक्षा जो भी था उन्होंने क्रैक किया, और उनकी ज्वाइनिंग पहली जो हुई थी वो केरल के जगह में, केरल में ही हुआ था, और केरल में उनकी ज्वाइनिंग हुई। और उसी ज्वाइनिंग में उनको जो है पहली नौकरी केरल में ही लगी थी, और केरल में ही उनकी नौकरी ज्वाइनिंग करी। केरल से उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत किया, और वहीं से उनके जो है जीवन में पुलिस की तरफ से रुझान चालू हुआ, और उन्होंने अपने जीवन की मार्ग सुनिश्चित कर ली कि मुझे पुलिस की नौकरी करते करते ही वो खुफिया एजेंट की तरफ कैसे गए, आईबी में कैसे चले गए, और पाकिस्तान में जा कर के 7 साल तक अपना नाम धर्म बदल करके कैसे रहे। सभी चीज़ों को हम बात अभी करेंगे। ये रही अजीत डोभाल की पूरी थोड़ी सी कहानी रही, जो भूमिका के रूप में अगर हम कहें तो अजीत डोभाल के जीवन को पूरे इन 4-10 लाइनों में कवर करना इतना आसान नहीं है। 37 साल तक जिस व्यक्ति ने पुलिस की नौकरी की हो और मात्र 7 साल तक ही वर्दी पहनी हो, बाकी 30 साल खुफिया तौर पर काम किया, तो ऐसे व्यक्ति के 10 शब्द कह करके उनके जीवन परिचय को पूरा करना आसान नहीं है। तो अजीत डोभाल की ये सारे चर्चे थे, उनके कैसे उन्होंने चर्चे शुरू हुए। अजीत डोभाल बहुत दिनों तक गुमनाम भी रहे, और अजीत डोभाल एनएसए तक कैसे आए, प्रधानमंत्री मोदी के खास व्यक्ति क्यों कहा जाता है, और सर्जिकल स्ट्राइक में उनका योगदान आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी हुई थी, तो उनका बड़ा अहम योगदान था। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो एक एक करके हम एक एक कहानी पे उनके आते हैं। तो आइए अजीत डोभाल की कुछ रोचक कहानियाँ, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें, अनसुनी बातें आपको बताते हैं कि 1968 में केरल कैडेट में जब वो उनकी नौकरी मिली, यानी कि जब वो सेलेक्ट हुए आईपीएस ऑफिसर के तौर पर, तो केरल में ही जाकर के ज्वाइनिंग करते हैं। और उनकी पहली नौकरी अगर कहें उनके जीवन की तो एएसपी की तौर पर हुई थी, केरल में ही हुआ था पोस्टिंग। तो एएसपी के तौर पर ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद ही केरल का एक कुकुनूर जिला है, कुकुनूर जिले में एक जगह है थालासेल, तो थालासेल जगह में ही हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू हो गया। अब यहाँ पर से ही अजीत डोभाल के जीवन का जो सोचो कि अगर 1-1.5 साल बाद ही किसी के ज्वाइनिंग करते ही इतना बड़ा दंगा हो जाए और हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए। तो आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने जब ज्वाइनिंग की, एसपी बने, और 1.5 साल बाद ही वहाँ पर दंगा हो गया केरल में, केरल के कुकुनूर जिले में थालासेल जो जगह है, थालासेल, वहाँ पर जो अभी ऑफिसर तैनात थे उनसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही थी, और दंगे में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे थे। घरों को लूटपाट करना, महिलाओं के साथ बर्बरता करना, ये सब चीज़ें आरंभ हो गई थी। तो वहाँ पर जो गृह मंत्री थे करुणाकरण, तो करुणाकरण जी सोचते हैं कि वहाँ पे जो ऑफिसर है अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो किसी ऐसे ऑफिसर को भेजा जाए जो तेज तर्रार हो। तो सबसे पहला नाम उनके दिमाग में आते हैं, और वो थे हमारे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का नाम इसलिए आता है क्योंकि अजीत डोभाल का 1-1.5 साल का जो कैरियर था ज्वाइनिंग के बाद, वो तब तक ये अपना बता चुके थे कि वो किस तरह के ऑफिसर हैं। सख्त थे और
बेहद ही संजीदे तरीके से हर मुद्दे को संभालने में सक्षम थे। ये उन्होंने 1.5 साल के अपने नौकरी में उन्होंने बताया था केरल में। तो करण जी को ये याद आया कि चलो किसी ऐसे ऑफिसर को भेजते हैं जो इस स्थिति को कंट्रोल करे। तो पहला नाम जो उनके जहन में आया वो थे अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल जी को ही इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। अजीत डोभाल जो कि आईपीएस ऑफिसर 1967 बैच के केरल में पहली पोस्टिंग 1.5 साल बाद इतने बड़े मिशन पर, एक जगह पर जहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। अजीत डोभाल जैसे ही वहां पहुंचे, सबसे पहले उन लोगों को उन्होंने चिन्हित किया जो इस पूरे दंगे के पीछे थे, और उनको चुन चुन करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के बाद वो अपने तरीके से पूछताछ की। पूछताछ करने पर यही पूछताछ करते थे कि लूटा हुआ सामान तुमने कहाँ रखा है। लूटे हुए सामान को उन्होंने जब्त किया। जब्त करने के बाद उन सारे सामानों को जिनका भी था उनको वापस करवा दिया, और इस पूरे कुकनूर जिले के थालासेल एरिया को 2 दिन के अंदर ही पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बनवा दिया। तो यहाँ से शुरू हुआ था अजीत डोभाल के कारनामे। पहला कारनामा जो उनके जीवन और उनके करियर में बतौर एक आईपीएस ऑफिसर यानी कि एएसपी के पद पर रहते हुए पहली बार उन्होंने इतने बड़े घटना को 2 दिनों के अंदर शांत कर दिया था। तो यहाँ से इनका नाम उछला और यहाँ से इनके बारे में लोगों को पता चलना आरंभ हुआ, और ये बात सिर्फ केरल तक ही नहीं रुकी, और केरल से ये बात निकलकर दिल्ली के सरकारों तक पहुँची। दिल्ली में जो सरकार थी वहाँ तक पहुँची, और दिल्ली के सरकार को ये पता लगा कि आईपीएस बैच 1968 के आईपीएस बैच का एक लड़का तेज तर्रार एएसपी जो 2 दिन के ही अंदर इस बड़े दंगे को रोकने में सफल हुआ। इसके बाद दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो थी अजीत डोभाल को उस मसले को हल करने के बाद दिल्ली बुला लेती है, और दिल्ली बुलाने के बाद उनको अब एक बड़े पद पर चयनित कर दिया जाता है, यानी चुन लिया जाता है, और वो थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग। इसी केरल के घटने के बाद से उनको आईबी में बुला लिया जाता है, और वो आईबी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है अजीत डोभाल के करियर की खुफिया एजेंट की ज़िंदगी। और खुफिया एजेंट रहते उन्होंने बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं। तो ये थी उनकी खुफिया एजेंट की कहानी, कैसे वो खुफिया एजेंट बनने गए और आईबी में ज्वाइनिंग हुई। थालासेर जगह के बाद से वो यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद उनकी कहानी कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो 1970s का दौर चल रहा था, और 1970s में ही मिजोरम में हलचल शुरू हो गई थी। मिजोरम में हलचल क्या थी? मिजोरम में एक मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे लाल डेंगा। लाल डेंगा को नाम आपने साथ सुना भी होगा, नहीं तो किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। तो लाल डेंगा ने एक मूवमेंट चला रखा था, और उस मूवमेंट में उनकी जो मांग थी कि मिजोरम को एक अलग देश बना दिया जाए। सीधे तौर पर कहें तो लाल डेंगा भारत से अलग होना चाहते थे, और उनको एक अलग मिजोरम देश बनाने की मांग थी, यानी कि मिजोरम भारत से अलग होने का प्रस्ताव था। ये लाल डेंगा का प्रस्ताव था, मगर सरकार मिजोरम को भारत से अलग नहीं होना देना चाहती थी, और कोई भी देश अपने राज्य को अलग नहीं करना चाहता है। तो भारत के साथ भी यही स्थिति थी, और भारत की सरकार यही चाहती थी कि लाल डेंगा अपनी इस मांग को ख़त्म करें और मिजोरम भारत के साथ ही बना रहे। फिर भी लाल डेंगा का जो ये मिजो नेशनल फ्रंट था और इसके जो समर्थक थे, ये इसी मांग पर अड़े रहे कि नहीं, हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तब फिर यहाँ पर सरकार के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हुई, और एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर या ऐसे एक अधिकारी का भेजना जरूरी था जो इन सभी मुद्दों को शांत कराए, और मिजोरम के लाल डेंगा जो थे नेता मिजो नेशनल फ्रंट के, उनको समझाए, उनके समर्थकों को समझाए, और भारत में ही रहने का उनको कहे। इसी दौरान बहुत सारे वहाँ पे दंगे हुए मिजोरम में ही, इसी को लेकर के कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट के समर्थक लोगों का कत्लेआम करते रहे। वहाँ पर भी वही डकैती, लूटपाट और लोगों को मारना,
ये सब आरंभ हो चुका था। तो केंद्र की सरकार को भी इस बात की आशंका थी कि अगर इन सब चीज़ों को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द ही मिजो नेशनल फ्रंट शायद भारत से अलग करने के लिए मिजोरम की जो मांग थी उस पर हावी होता चला जाएगा। तो केंद्र सरकार की भी एक कोशिश थी कि इसको जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए, मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा को समझाया जाए। केंद्र की सरकारें, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री सभी इसी चर्चा में थे और कोई भी अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर का भी कत्ल कर दिया गया था, जिसके वजह से कोई भी अधिकारी कहें उस जगह पर या मिजोरम में जाने को तैयार नहीं था। और जो ये घटना चल रही थी इसके ठीक करीब 1 साल पहले ही अजीत डोभाल की शादी हुई थी। अजीत डोभाल को जब ये बात पता चला कि कोई भी अधिकारी जाने को तैयार नहीं है मिजोरम, तो अजीत डोभाल ने अपना खुद नाम आगे कर दिया और कहा कि मुझे मिजोरम जाने की अनुमति दी जाए, मैं मिजोरम जाना चाहता हूं और मिजोरम में जाकर के लाल डेंगा से बातचीत करने का कोशिश करूंगा। उनके जो करीबी दोस्त थे, साथी थे, वो उनको मना करते रहे कि अजीत डोभाल मत जाओ, वहाँ पर खतरा है, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है। मगर अजीत डोभाल इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अनुमति लेते हैं कि मुझे मिजोरम जाने का अनुमति दी जाए और मैं मिजोरम जाना चाहता हूँ। सरकार ने उनको मिजोरम भेजा और 5 साल के लिए उनकी पोस्टिंग मिजोरम में कर दी। मिजोरम जाने के बाद अजीत डोभाल अपने कारनामे आरंभ करते हैं। अजीत डोभाल मिजोरम पहुंचे, लाल डेंगा की हर जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। वो आईबी में ही काम कर रहे थे उस समय जब उनको भेजा गया था और वो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने में माहिर थे। लाल डेंगा की सारी जानकारी वो धीरे धीरे करके इकट्ठा करना आरंभ कर दिए और पता चलता है उनको धीरे धीरे, जब जानकारी लाल डेंगा के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता लगा कि लाल डेंगा जिसके वजह से इतना ताकतवर है, लाल डेंगा इतना ताकतवर है कि वो सिर्फ अकेले नहीं, उसके पीछे 7 कमांडर जो थे जिसकी वजह से वो इतना ताकतवर था। लाल डेंगा और उसके 7 कमांडर। अब इतनी जानकारी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से लाल डेंगा को बातचीत के लिए बोला जाए। अजीत डोभाल अब लाल डेंगा की जानकारी जुटाने के साथ साथ इन 7 कमांडरों की भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इनमें उन्होंने जानकारी जो इकट्ठा करी कि वो किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, इन तमाम जानकारियों की लिस्ट उन्होंने तैयार करी। धीरे धीरे समय गुजरा, लाल डेंगा के इनमें से 7 में से करीब 6 कमांडरों को अपने तरफ मिला लिया। यानी कि ऐसे कहें कि लाल डेंगा के जो 7 कमांडर थे जिसके वजह से लाल डेंगा पूरे मिजोरम पर कब्जा करना चाहता था, उन 7 में से करीब 6 ऐसे कमांडर थे जो अब अजीत डोभाल की तरफ हो गए थे। इसी को अगर कहें तो तख्ता पलट का रूप भी दिया जाता है, कई बार आपने नाम ये शब्द सुना होगा। तो इनमें से जो है 7 में से 6 कमांडर को अपने तरफ कर लेते हैं और इन 6 कमांडरों की सहायता से एक लाल डेंगा से मिलने का एक प्रस्ताव भेजा गया और शांति वार्ता के लिए अपील की गई। लाल डेंगा भी इस प्रस्ताव को माना, शांति वार्ता के लिए आया। अजीत डोभाल जो कि तेज तर्रार एक आईपीएस ऑफिसर और उनके बातचीत करने का लहजा अलग, निडर, लाल डेंगा से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लाल डेंगा कि तुम्हारे पास जिसके वजह से जिन 7 जो कमांडर थे जिसके वजह से तुम पूरे मिजोरम पर कब्जा करना चाहते हो, पूरे मिजोरम को आज़ाद कराना चाहते हो, भारत से अलग कराना चाहते हो, उन 7 में से 6 अब हमारे तरफ हैं। तो इसलिए अब तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, इसलिए तुम अपनी मांग को छोड़ो और भारत के साथ ही रहो, भारत में ही विलय कराओ और भारत से अलग होने का ये प्रस्ताव खत्म कर दो। कई राउंड की वार्ता हुई और धीरे धीरे इन्होंने लाल डेंगा के भी माइंड को यानी कि ब्रेन वॉश कर दिया और लाल डेंगा इस बात को मान गया कि वो भारत से अलग होने की जो मांग है वो उसको अब ख़त्म कर देगा। यानी कि लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट की जो मांग थी उसको ख़त्म करने की बात कह दिया। तो इसके बाद क्या हुआ फिर मिजोरम की स्थिति जो तनावपूर्ण थी, कुछ वक्त लगा लेकिन उसको संभाल लिया गया। अजीत डोभाल जो कि खुद अपना नाम आगे करके मिजोरम की इस कठिन परिस्थिति को संभालने के लिए गए थे, संभाला और वहाँ पर चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद लाल डेंगा को वहाँ पर मुख्यमंत्री भी चुना गया। इसके बाद इस कारनामे को करने के बाद
अजीत डोभाल को राष्ट्रपति के द्वारा एक मेडल भी दिया गया। इस मिजोरम को मिजो नेशनल फ्रंट का जो मांग था इसको खारिज कराने के लिए, यानी कि लाल डेंगा को समझाने की वजह से राष्ट्रपति द्वारा इनको एक मेडल भी दिया गया। अभी ये मिजोरम का मसला हल किए ही थे कि सेम सिचुएशन जो थी वो दूसरी तरफ यानी कि सिक्किम में स्टार्ट हो गई थी। सिक्किम भी भारत से अलग थलग होने के लिए अलगाववादियों का दबाव बना, जिसके वजह से अब सरकार ने फिर अजीत डोभाल को मिजोरम से हटा करके सिक्किम के मसले को हल करने के लिए भेज दिया। अजीत डोभाल सिक्किम पहुंचे और वहां भी जाने के बाद सेम यही कंडीशन, सेम यही सिचुएशन थी, उसको भी अपने तरीके से हैंडल करके और सिक्किम में भी जो ये हलचल थी, अलगाववादी थे, उनको अपने तरफ मिलाया और सिक्किम को भी भारत से अलग होने से बचा लिया। यानी कि अजीत डोभाल दो राज्यों को भारत से अलग होने के बचाने का अगर कोई श्रेय है तो अजीत डोभाल को ही दिया जाता है। मिजोरम और सिक्किम आज भी भारत का हिस्सा अगर हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जो है अजीत डोभाल को ही जाता है। तो जब ये 1970s का एंड चल रहा था और नॉर्थ ईस्ट के जो दो राज्य थे, इनकी दिक्कतें, अब इनकी समस्याएं सॉल्व करके, अब शायद वो इनके जीवन में सारी समस्याओं को हल करने का ही लिखा हो, तो इन सारे मसलों को जब सॉल्व किए उसके बाद तब नंबर आ गई पंजाब की। पंजाब में खालिस्तानियों के साथ उनका भिड़ंत, तो पंजाब में आवाज़ें उठ तो रही थी, वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक अपना आवाज़ उठाते रहे और भिंडरा वाले एक थे वहाँ, उनकी आवाज़, उनकी अपनी अलग मांग। तो इन सब चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए अजीत डोभाल को ही भेजा गया था। अजीत डोभाल को वहाँ पर भेजा गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई जगह ये बातें रिकॉर्ड पर तो नहीं हैं और अजीत डोभाल जी कभी इस बात को मानते भी नहीं, कि भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुआ था स्वर्ण मंदिर में, और वो था ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान ही गुप्तचर का काम करने का जो काम दिया गया था वो अजीत डोभाल को दिया गया था। उस सारी जानकारी के अंदर क्या है, गोल्डन टेम्पल के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर कितने लोग क्या हैं, इनकी जानकारी। मगर इस ब्लू स्टार की वजह से इतना चर्चा नहीं हुआ अजीत डोभाल का जितना उसी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन थंडर, ब्लैक थंडर की वजह से हुआ था। तो स्वर्ण मंदिर में दो ऑपरेशन थे। एक 1984 में एक स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ब्लू स्टार, और ठीक 4 साल बाद वहाँ पर एक और हुआ था ऑपरेशन जिसका नाम था ब्लैक थंडर। ये दो ऑपरेशन बड़े स्वर्ण मंदिर के इतिहास में सबसे रोचक कहें या फिर जब कहें स्वर्ण मंदिर के लिए काला दिन कहें तो काला दिन के रूप में ही था। तो स्वर्ण मंदिर में ये दो ऑपरेशन हुए थे और 1984 में हुआ था स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन वो था ब्लू स्टार, जिसमें अजीत डोभाल की भूमिका रही, लेकिन कहीं ये हमारे पास कहीं ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि वो किस तरह की भूमिका में थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे वो था उनका ऑपरेशन ब्लैक थंडर। खालिस्तानियों ने पूरा कब्जा कर लिया था स्वर्ण मंदिर पर। कितने लोग अंदर हैं स्वर्ण मंदिर के, कौन से हथियार, उनके स्नाइपर्स, उनके जो भी लोग कौन से कहाँ पर लोकेशन पे हैं, इसकी कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं थी। इस तरह से इंडियन आर्मी को अपना जो भी काम करना था बिना किसी जानकारी के, बिना किसी भी खुफिया एजेंट की जानकारी के अंदर क्या है, किस तरह के हथियार रखे गए, कितने हथियार हैं, कितने लोग हैं, कोई भी जानकारी किसी भी ऑफिसर के पास नहीं थी। इसलिए आर्मी को कार्यवाही करने में वक्त लगा। आर्मी कार्यवाही करने में भी संकोच कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। गलत कदम उठाया जाता तो बहुत से लोगों की जान जाती। इसलिए फिर से अजीत डोभाल यहाँ सामने आते हैं। अजीत डोभाल अब पहुँचते हैं अमृतसर। अमृतसर पहुँचने के बाद वो एक रिक्शा चालक का रूप बनाते हैं और रिक्शा चलाते हुए उसी स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। रिक्शा चलाते चलाते रहे, कुछ दिन तक किया, मगर सिर्फ बाहर से रिक्शा चला करके अंदर की जानकारियों को प्राप्त करना नामुमकिन था। और मुख्य काम यही था कि अंदर का सिचुएशन क्या है और कितने लोग और किस प्रकार के हथियार के साथ कहाँ पर खड़े हैं, इसकी पूरी जानकारी बाहर आती तभी कोई भी ऑपरेशन सफल किया जा सकता था।
अजीत डोभाल के सामने एक ये बड़ा रिस्क था। रिक्शा चला करके बाहर से इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं ले पा रहे थे। इसी बीच एक उनके जो खालिस्तानी में से थे, जो जिन्होंने कब्जा कर रखा था स्वर्ण मंदिर को, उनमें से एक व्यक्ति को शक हो जाता है कि अजीत डोभाल ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये बाहर के हैं, क्योंकि ये नए दिख रहे हैं, उसने कभी इनको यहाँ देखा नहीं था रिक्शा चलाते हुए। अजीत डोभाल को इस बात का भी भनक लगती है कि शायद उनको शक हो गया, और इसी का फायदा उठाने के लिए अजीत डोभाल अंदर जाने का फैसला करते हैं। अजीत डोभाल रिस्क लेते हैं और स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं उसी रिक्शे वाले के रूप में। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, खालिस्तानी समर्थक उनको बंधक बनाते हैं और अजीत डोभाल वहाँ पर उनको यकीन दिलाते हैं कि भाई मैं कोई कोई आईबी का एजेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सहयोग के लिए आया हूँ और मैं पाकिस्तान का ISIS का एजेंट हूँ। मगर वहाँ अंदर रहे खालिस्तानी समर्थक इस पर यकीन नहीं करते और कर भी नहीं रहे थे, मगर बार बार अजीत डोभाल यही कहते रहे कि मैं तुम्हारे सहयोग में आया हूँ, तुम्हारे समर्थन में आया हूँ और मैं भारत सरकार के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में सहयोग करने आया हूँ। मुझे पाकिस्तान से भेजा गया है और मैं खुफिया एजेंट हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। धीरे धीरे ये बात करते करते उन खालिस्तानी समर्थकों को अपनी तरफ झुका लेते हैं, यानी कि अब उनको ये यकीन दिला देते हैं कि वो कोई अजीत डोभाल IB के नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट हैं जो उनके सहयोग के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से अजीत डोभाल अंदर चले गए स्वर्ण मंदिर के, और वहाँ अंदर जाने के बाद हर वो एक जानकारी इकट्ठा कर लिए जिसकी ज़रूरत भारतीय सेना को अपने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी। इस तरह से अजीत डोभाल बिना अपने जान की परवाह किए स्वर्ण मंदिर के अंदर गए और सारी खुफिया जानकारी बाहर ले आए। और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने अपना काम किया। तो फिर इसके बाद से जब ये ब्लैक थंडर ऑपरेशन सफल हुआ, इसके बाद इकलौते भारत के ऐसे व्यक्ति हैं इसी ब्लैक थंडर के बाद अजीत डोभाल जिनको कीर्ति चक्र दिया गया। कीर्ति चक्र आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो आर्मी से जुड़े होते हैं, मगर भारत में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्मी से नहीं थे, मगर फिर भी शांति का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कहें तो कीर्ति चक्र सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल को दिया गया, जो कि आर्मी से नहीं थे। कीर्ति चक्र सिर्फ आर्मी वालों को दिया जाता है, तो इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। ये थी बात ब्लैक थंडर की और ब्लू स्टार ऑपरेशन की। अजीत डोभाल इन सभी चीज़ों को मना करते रहे। जब भी उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप खुफिया एजेंट रहे और आपका बड़ा सहयोग रहा ब्लैक थंडर में, ब्लू स्टार ऑपरेशंस में, स्वर्ण मंदिर को आज़ाद कराने में, तो हमेशा अजीत डोभाल इस बात को मना करते रहे। शायद उसका कारण ये था कि वो खुफिया एजेंट थे और इसलिए बाकी खुफिया एजेंट की भी जो जानकारी होती है वो शेयर नहीं की जा सकती कि उन्होंने क्या किया और कहाँ थे। तो शायद इसके वजह से वो कभी इस बात को कन्फेस नहीं करते, मगर वो हमेशा एक बात कन्फेस करते हैं, मानते हैं, और कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है कि जब वो एक बार पाकिस्तान में थे 7 साल तक, जैसे मैंने उनके कहानी के शुरू में ही बताया था कि 7 साल तक पाकिस्तान में रहे और मुसलमान के भेष में, तो उसी दौरान उनका एक घटना है जो जिसको मानते हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड सिर्फ एक यही घटना मिलती है और इसका एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो अजीत डोभाल जो है वो कहते हैं कि एक बार पाकिस्तान में वो एक मज़ार थी, औलिया मज़ार, वहाँ से वो गुजर रहे थे, तो वहाँ बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको बुलाया और कान में उनसे कहा कि तुम मुसलमान नहीं, तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल इसको सुनते ही डर गए। डर क्या गए, वो मतलब उनको थोड़ा आश्चर्यजनक बात उनको लगा कि इसको कैसे पता चला कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो मना किए कि नहीं मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे फिर कहा कि नहीं तुम हिंदू हो। ये बात पाकिस्तान की है, जब वो खुफिया एजेंट के तौर पर काम करते थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आओ मेरे साथ, और उनको एक कमरे में लेके गया। कमरे में जाने के बाद उस व्यक्ति ने फिर उनसे कहा कि तुम हिंदू नहीं, तुम एक मुसलमान हो, क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। अजीत डोभाल तुरंत इस बात को फिर से मना करते हैं कि नहीं, मैं पहले हिंदू था मगर अब कन्वर्ट हो गया हूँ, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम अभी कन्वर्ट भी नहीं हुए हो।
अजीत डोभाल पूरे आश्चर्य में थे कि भाई इस व्यक्ति को जिस पहचान लिया है, उनको इस बात का कहीं वो भी था कि कहीं ये पाकिस्तान का कोई एजेंट ना हो। मगर वो व्यक्ति अजीत डोभाल से कहता है कि मैं भी एक हिंदू हूँ और यहाँ मैं वो कुछ वर्षों से मुसलमान की ज़िंदगी जीवन यापन कर रहा हूँ। उन्होंने अपना एक अलमारी खोला, उस व्यक्ति ने उसमें से कुछ गणेश जी और भी देवी देवताओं की मूर्ति निकाली और कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ और मेरे परिवार को यहाँ के लोगों ने कत्लेआम कर दिया, मगर मैं अपनी जान बचाने के लिए एक मुसलमान के रूप में यहाँ जीवन यापन करता हूँ और उस मज़ार के सामने, औलिया मज़ार के सामने बैठता हूँ। वहाँ पर लोगों से बस ऐसे बातचीत होकर के अपना जीवन यापन करता हूँ, जो लोग देते हैं खाता हूँ। तो अजीत डोभाल सिर्फ यही बात कॉन्फेस करते हैं, मानते हैं कि एक व्यक्ति ने उनको पाकिस्तान में पहचान लिया था जब वो खुफिया एजेंट के तौर पर काम करते थे। बाकी और भी कोई बात जो भी होती है ऑन द रिकॉर्ड वो कभी नहीं रखते हैं। पहली बात कि वो ज़्यादा कैमरे से फेस नहीं होते, क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो 30 सालों तक गुमनाम जिंदगी खुद ही अपना जीवन यापन किया हो, तो अभी भी वो ज़्यादा कैमरे पर सामने नहीं आते, मगर कैमरे के पीछे से वो सारा श्रेय लेते हैं, कैमरे के पीछे से सारा काम करते हैं। तो ये थी अजीत डोभाल की कहानी, जो अभी और भी कहानियां हैं, सुनाता हूं आगे। ये थी उनका एक जो इकलौता रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो बात कहते हैं कि पाकिस्तान में व्यक्ति ने उनको पहचान लिया था। तो ये थी अजीत डोभाल की कहानी। अभी आगे कुछ और कहानियां हैं, और इसके बाद जैसे मैंने आपसे बताया कि जैसे ही वो अपना ब्लैक थंडर ऑपरेशन कंप्लीट किए, इसके बाद 1999 में एक फ़्लाइट की बात है और हाईजैकिंग की कहानी है, वो भी सुनाता हूँ। इसके बाद जैसे ही इन मसलों को हल करते हैं, इन मसलों को हल करने के बाद अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा जाता है, क्योंकि अब कश्मीर की बारी थी और कश्मीर में हलचल आरंभ हो गया था। 70s में मसला जो हल किया था वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि मिजोरम और सिक्किम का, 80 के दशक में उन्होंने पंजाब का मसला हल किया। अब 90s का दशक शुरू होने वाला था, शुरुआती दौर में 90s हो और 80s का अंतिम दौर चल रहा था। अब मसला था कश्मीर का। कश्मीर घाटी में कुछ हलचल सी हुई और कश्मीर के कुछ नौजवानों को पाकिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान के नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। पाकिस्तान के नौजवान आते, भारत के नौजवानों के साथ मिलते और भारत के जो कश्मीर के नौजवान थे उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। ब्रेन वॉश कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के जो भी लोग आते थे, आतंकवादी संगठन के हों या जो भी हों, वो कश्मीर में रहने वाले युवकों से कहते थे कि तुम यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ो, लोगों को मारो, कत्लेआम करो, यहाँ पर एक भय का माहौल पैदा करो, और जब सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा उस दिन हम तुमको भारत से आज़ाद करा देंगे। इसी के बहकावे में आकर के भारत के जो कश्मीर के कुछ नौजवान थे वो पाकिस्तान की इस मांग में चले गए और वहाँ पर ये अपना कारनामा आरंभ कर दिया, यानी कि लोगों को डराना, पीटना, मारना, कत्लेआम करना, भारत से आज़ाद होने की बात करना, ये सब चीज़ों का आरंभ हो गया। फिर तब सरकार ने अजीत डोभाल को चुना और फिर अजीत डोभाल को कश्मीर भेज दिया गया। सबसे पहले अजीत डोभाल कश्मीर जाने के बाद उन लोगों से मिलते हैं, उनको चिन्हित करते हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे थे, यानी कि जो लड़कों को भड़का रहे थे या ब्रेन वॉश कर रहे थे या जो इनका मदद कर रहे थे, उनको चिन्हित करते हैं। अजीत डोभाल लोगों का ब्रेन वॉश करना आरंभ करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये बातें समझाते हैं और धीरे धीरे वक्त लगा और धीरे धीरे इन लोगों को समझाने में सफल होते हैं। इन लोगों को समझाने के दौरान ही जो सबसे ज़्यादा इन लोगों का जो समर्थक था, यानी कि जो पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था भारत से कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, उसमें था कूका पारे। इसका नाम आपने शायद सुना हो। कूका पारे एक पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी था। कूका पारे के जो दल था उसमें करीब 250 से 300 लोग थे और ज़्यादातर उसमें आतंकवादी थे। कूका पारे
सबसे ताकतवर उस समय बन रहा था। कूका पारे से मुलाकात अजीत डोभाल की होती है। कूका पारे को अजीत डोभाल समझाते हैं। कई मुलाकातों के बाद कूका पारे जो है अपना रुख बदलता है और पाकिस्तान का समर्थन छोड़कर अब अजीत डोभाल का समर्थन करने लगता है। यानी कि कूका पारे जो पाकिस्तान का कभी मदद करता था, अब वो अजीत डोभाल की मदद करने लगता है और वो अपने पूरी जो दल यानी कि टीम जिसमें 250 लोग थे, उन लोगों के साथ अब वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। यानी कि जो आदमी कूका पारे कभी भारत सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ, अब वो अपना रुख बदलता है और भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई आरंभ कर देता है। तो अजीत डोभाल की यहाँ भी सफलता है। कश्मीर में इस तरह के अलगाववादी या आतंकवादियों को पनाह जो भी कूका पारे लोग जैसे थे, इनको ब्रेन वॉश करके और भारत का सहयोग करने में मदद करने के लिए कहते हैं और कूका पारे मान जाता है। तो यहाँ बातचीत करके अजीत डोभाल ने इस मसले को हल कराया। फिर धीरे धीरे 1996 में कश्मीर घाटी शांत हुई, यानी कि माहौल नॉर्मल हुआ, तो वहाँ पर चुनाव कराया गया। चुनाव कराने के बाद मतलब कूका पारे ने भी अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी से चुनाव लड़ा और कूका पारे जीत भी गया। कूका पारे एमएलए बना और एमएलए रहा। 2003 में कूका पारे को एक आतंकी संगठन ने उसका हत्या कर दी, यानी कि मार डाला। कूका पारे का यहाँ पर अंत हो गया। तो ये रही 1996 में कश्मीर घाटी को शांतिपूर्ण करने के लिए। और ठीक इसके 3 साल बाद ही भारत के इस इतिहास में एक और पन्ना जुड़ता है। 1999 उस समय इंडियन एयरलाइंस हाईजैक हुई थी। इंडियन एयरलाइंस जिसका नंबर था IC-814, जो कि नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरकर भारत आने वाली थी, जिसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और करीब 4-5 देशों तक इसको लेके गए। आतंकवादी इसे काठमांडू से अमृतसर लाए। अमृतसर में फ्यूल भरवाने की बात थी, तो अमृतसर में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से उसमें फ्यूल नहीं भरा गया। तो ऐसे करते करते आतंकवादियों ने अंत में काठमांडू से उड़ान भरी, अमृतसर पहुंचे, अमृतसर से लाहौर के बाद और भी 1-2 देशों में गए और फिर उसके बाद अंत में वो कंधार लेके गए थे। तो इसको कंधार हाईजैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात 1999 की है और उस समय उसमें 178 पैसेंजर मौजूद थे। 178 पैसेंजर थे और इन पैसेंजर को छोड़ने के लिए जो आतंकवादियों ने मांग करी थी, वो भारत में अलग अलग जेलों में बंद करीब 100 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग थी। उस समय सरकार श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी और वो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो ये मांग थी कि हमें 178 पैसेंजर हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमें 100 आतंकवादियों को रिहा करेंगे। और इसमें सबसे ऊपर नाम जिसका था वो था मसूद अजहर का, जो जैश ए मोहम्मद बाद में जिसका कमांडर बना। तो जैश ए मोहम्मद का वो कमांडर बना था, जो कश्मीर में जो है एक्टिव रहता है। इसके बाद बहुत सारे हमले मसूद अजहर ने करवाए इस आज़ाद करने के बाद से, तो वो सारी बात की बातें हैं। तो मसूद अजहर समेत 100 आतंकवादियों को छोड़ने की बात थी। अब यहाँ पर यह था कि सरकार का कौन सा व्यक्ति उन आतंकवादियों से बात करे, मध्यस्थता कौन कराएगा। इसके लिए टीम बनी और टीम को लीड करने का जो जिम्मा दिया गया वो अजीत डोभाल को दिया। यानी कि 3 लोगों की टीम में अजीत डोभाल भी थे और अजीत डोभाल को उन आतंकवादियों से मध्यस्थता कराने के लिए कहा गया। अजीत डोभाल फिर यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं और जो आतंकवादी 100 आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे थे 178 पैसेंजर के बदले, जो कि हमारी इंडिया एयरलाइंस IC-814 को हाईजैक किया गया था, उसमें से रिहा करने के लिए। उसमें से एक पैसेंजर को उन्होंने मार डाला था और बाकी सब सुरक्षित थे। तो इनको छुड़ाने की जो टीम बनी, 3 लोग उनसे आतंकवादियों से बात करें, उसमें अजीत डोभाल को जिम्मा दिया गया। अजीत डोभाल
बातचीत करते करते 100 आतंकियों के बदले धीरे धीरे करते करते 3 आतंकियों के छोड़ने की बात पर मंजूरी मिली। यानी कि अजीत डोभाल का ही ये नतीजा था बातचीत का कि जो आतंकवादी 100 आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे थे, अब वो 3 आतंकियों की बात पर मान गए। तो यहाँ भी अजीत डोभाल ने एक बड़ा कारनामा किया था और अजीत डोभाल को ही इसका श्रेय जाता है कि 3 आतंकियों को रिहा करवा करके 177 और एक मृत्यु 178 पैसेंजर को बाहिफाजत भारत वापस ले आए कंधार से, जो कि प्लेन हाईजैक हुई थी इसमें से। तो ये थी कश्मीर अजीत डोभाल की ये हाईजैकिंग की कहानी, कैसे उन्होंने अपना जो है हाईजैकिंग एयरप्लेन्स में पैसेंजर को सुरक्षित अपने देश ले आते हैं। कहानियों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है अजीत डोभाल की, मगर आज हम उन्हीं कुछ कहानियों की चर्चा कर रहे हैं और जो बड़े कम लोगों को पता है और जो या कहें कि जो ज़्यादा लाइमलाइट में तो रहती हैं मगर किसी को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। नाम सबने सुन रखा है, चाहे वो ब्लू स्टार की कहानी हो, ब्लू स्टार के पीछे जो ऑपरेशन था उसके पीछे अजीत डोभाल, ब्लैक थंडर की कहानी उसके पीछे स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन हुआ इंडियन आर्मी का उसके पीछे अजीत डोभाल का हाथ, मिजोरम और सिक्किम भारत से अलग नहीं हुए, भारत में ही विलय करा दिया, इसका पूरा श्रेय अजीत डोभाल को जाता है। तो ये तमाम सारी कहानियाँ लोग जानते हैं मगर इसके पीछे का हाथ, इसका पीछे की मदद, इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने भारत से अलग होने से बचाया, इसकी सारी श्रेय जो भी हैं वो अजीत डोभाल को जाते हैं। और शायद अजीत डोभाल के कहानियों की बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो मगर कुछ कहानियों के साथ हम बात कर रहे हैं। तो उसी लंबी लिस्ट में से एक और कहानी है कि 1991 में खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट इंडिया में एक रोमानिया के एम्बेसडर थे, लिविड राडू नाम, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा कि एम्बेसडर लिविड राडू थे, उनका किडनैप कर लिया था खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट ने। इनकी रिहाई उस वक्त जिस तरीके की बातचीत से हुई उसमें अजीत डोभाल शामिल थे और बातचीत की वजह से ही उनको सुरक्षित छुड़वा लिया गया उन खालिस्तानी फ्रंट लिबरेशन फ्रंट से। और अगर जो रोमानिया के एम्बेसडर थे लिविड राडू, अगर उनके साथ कुछ गलत उल्टा सीधा होता तो भारत का इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बदनामी होती। तो इसलिए भारत सरकार के ऊपर प्रेशर भी बहुत था कि लिविड राडू को जल्द से जल्द रिहा करा लिया जाए। इसलिए फिर अजीत डोभाल को यहाँ पर बुलाया जाता है और अजीत डोभाल इन खालिस्तानी लिबरेशन से बातचीत करके इस मसले को हल करते हैं और लिविड राडू को बाहिफाजत उन खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से वापस ले आते हैं, यानी कि रिहा करा लेते हैं। इसी दौरान अभी मैंने शुरू में बताया था कि अजीत डोभाल के जीवन में अगर कोई एक असफल कहें या फिर कहें कि जिसमें उनको सफलता नहीं मिली, एक ऐसी घटना थी, वो थी दाऊद इब्राहिम को खात्मा करने की, यानी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने या मारने की। दाऊद इब्राहिम को आप सभी जानते हैं। तो अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम काम तमाम करने के लिए बेहद ही संजीदा और बहुत ही खुफिया तरीके से दाऊद इब्राहिम को मारने के प्लान तैयार कर रहे थे। हुआ ये था कि दाऊद इब्राहिम की बेटी का शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उनके बेटे जुनैद से तय हुई थी, यानी कि शादी होनी थी। और ये शादी होनी थी दुबई के एक होटल था ग्रैंड हयात होटल। तो ग्रैंड हयात होटल में जो ग्रैंड हयात होटल था वहाँ पर उनकी बेटी यानी कि दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी होनी थी। तो जाहिर सी बात है दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी है तो दाऊद इब्राहिम आएगा, इसकी पूरी जानकारी अजीत डोभाल को थी। इसी शादी में कुछ आदमियों को भेजकर दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान अजीत डोभाल तैयार कर रहे थे। इसके लिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन के 2 टॉप शूटर्स को बुलाया और उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको ट्रेनिंग कराया, ट्रेनिंग के बाद सब कुछ उनके हथियार का बंदोबस्त कराया, हथियार और सारी चीज़ें दिलवाए। और उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के कुछ दिन पहले ही वो एक 5 स्टार होटल में बैठ के अजीत डोभाल और वो टॉप शूटर जो छोटा राजन गैंग के थे उनको इस पूरे घटना की ब्रीफिंग दे रहे थे। इस बात की भनक शायद दाऊद इब्राहिम को लग गई और कहा जाता है कि मुंबई में
कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो दाऊद के दिए हुए पैसों पर या दाऊद के पैरोल पर पलते हैं, और ये फैक्ट भी है। तो दाऊद इब्राहिम को इस बात की भनक लगती है कि कुछ लोग हैं जो उसे मरवा देंगे। तो दाऊद इब्राहिम अपनी पकड़ का इस्तेमाल करता है, और ऐसा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस उसके कहने पर उस होटल में पहुंचती है। एक टीम पुलिस की उस होटल में पहुंचती है जहां अजीत डोभाल छोटा राजन के टॉप 2 शूटर के साथ बैठकर दाऊद इब्राहिम को मारने का पूरे प्लान की ब्रीफिंग कर रहे थे। होता है, पुलिस पहुंचती है, उस होटल में पहुंचती है और उस रूम में पहुंचती है जहां अजीत डोभाल ब्रीफिंग कर रहे थे, और उन दोनों टॉप शूटर्स को किसी दूसरे केस की तलाश करने की बात कह के गिरफ्तार कर लेती है। अजीत डोभाल समझाते रहे कि इन दोनों को खुफिया मिशन पर जाना है, ये दोनों खुफिया मिशन पर हैं, मगर मुंबई पुलिस उनकी बात को दरकिनार करती चली गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर ली। तो यहाँ पर अजीत डोभाल का ये प्लान फेल हो गया, वरना शायद दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया होता। जिस आईबी में 30 साल तक जासूस के रूप में अपना जीवन यापन किया था अजीत डोभाल ने, 2004 में उसी आईबी का उस डायरेक्टर बना दिया गया। ये उनको डायरेक्टर बनाया गया 2004 में, और 2005 में उन्होंने डायरेक्टर पद के बाद से रिटायर हो गया। 2005 के बाद वो अपना साधारण जीवन यापन करते रहे, किताबें लिखना, मैगजीन पढ़ना, मैगजीन में आर्टिकल्स लिखना, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखना, ये सब जारी रखा। 2009 में एक विवेकानंद फाउंडेशन खोले और उसके डायरेक्टर बने। फिर धीरे धीरे समय गुजरा। 2009 के बाद 2014 में चुनाव हुए, भारत में सत्ता पलटी, कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ही 30 मई 2014 को पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को एनएसए बना दिया। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल देश के 5वें एनएसए हैं, यानी कि 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 1998 में, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, यानी पहला इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। 1998 की बात है। उस समय सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। उसका कारण ये था कि जब परमाणु परीक्षण हुआ तो भारत सरकार को इस बात का डर था कि यूएन और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर पड़ेगा और इसकी दिक्कतें भारत को होंगी। तो इन सब चीज़ों को, इन सब मैटर को सॉल्व करने के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था। उसी सिक्योरिटी काउंसिल का नाम बाद में बदल कर एनएसए कर दिया गया। अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला, उसका कारण ये था सर्जिकल स्ट्राइक। आप सभी जान रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, एयर स्ट्राइक के बारे में, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे जो जहीनी दिमाग, जो जहीनी ताकत, जो सारी जो तैयारी थी, उसके पीछे का जो दिमाग था वो एनएसए अजीत डोभाल का ही था। अभिनंदन को पाकिस्तान से रिहा कराने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का कहा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल ही थे, जिसके वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। उसका कारण ये था कि अजीत डोभाल ने तुरंत ही अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद ही यूएन में और बाकी देश के सुरक्षा समितियों को बता दिया कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा नहीं करता है तो भारत अपना कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेगा और भारत अपनी कार्यवाही पूरी करेगा। और ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान को समझाने में यूएन और बाकी देश के लोग समझाए और पाकिस्तान को ये बात का डर हो गया कि शायद भारत हमला कर सकता है। और कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि उनके एक मंत्री जो हैं संसद में उनके यहाँ कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ के जो इमरान खान है, उनके पसीने, माथे पर पसीने था और हाथ पांव कांप रहे थे। उनका कहना था कि अभिनंदन को रिहा करो। ये सब चीज़ें आपने वीडियो में देखी होगी। तो ये सब बात की बातें हैं। तो अजीत डोभाल का यहाँ पर सबसे बड़ा श्रेय था अभिनंदन को रिहा कराने में। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट हुआ और भारत के लिए गौरव की बात थी। और हमारे जो जवान शहीद थे उनको श्रद्धांजलि के लिए भी ये ज़रूरी था, पाकिस्तान को बताना ज़रूरी था कि वो भारत पुराना भारत नहीं, अब नया वाला भारत। तो ये सारी अजीत डोभाल की कारनामे। अजीत डोभाल
का एक और कारनामा है, और ये कारनामे उनके बहुत सारे हैं, अगर ऐसे सुनते और सुनाते रहें तो वक्त का पता नहीं चलेगा। तो अजीत डोभाल का एक और कारनामा है, और वो तत्काल मैं बताना इसलिए क्या, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी हाल की कहानी है, करीब 6 साल पहले की कहानी। यानी कि ऐसा कहें कि 2014 में जब अजीत डोभाल को 5वां एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया, उसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि 30 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को एनएसए बनाया, उसके 2 महीने बाद यानी कि जुलाई में ही, मई जून जुलाई, हाँ 2 महीने बाद ही एक ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से भारत सरकार पर बड़ा प्रेशर था। नया नया सरकार बनी थी, और इस तरह की घटना अगर हो जाए, शायद इस घटना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसलिए इस घटने की चर्चा करना मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस घटने के बारे में बात करनी चाहिए। तो हुआ ये था कि 2014 में आईसिस जिसको कह रहे हैं, तो मैं इसको आईसिस बोलता हूँ। तो आईसिस की पूरी जो है इराक पर कब्जा थी, इराक पर कब्जा आईसिस का था, ख़ास तौर पर तिरकिट, टिकरिट और मासूल, और 1-2 जगह और हैं। इन जगहों पर पूरा आईसिस का पूरा कब्जा था। जब आईसिस ने कब्जा करना शुरू किया, तो तिरकिट में कब्जा जब आरंभ हुआ, तो तिरकिट जब पूरी तरह से कब्जे में हुआ आईसिस के, तो वहाँ पर काम कर रही 46 नर्सें, साउथ इंडिया की 46 नर्सें आईसिस के चंगुल में फंस गए। आईसिस के चंगुल में क्यों फंस गए? क्योंकि वो तिरकिट में ही एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। अब जब उनको ये पता लगा आईसिस वालों को कि ये भारतीय लड़कियां हैं, तो उन्होंने भारत सरकार पर, पहले भी भारत के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने की तैयारी करते थे, और तब उनको ये लगा कि भारत सरकार पर हम प्रेशर बना सकते हैं और हम अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं, ऐसा आईसिस वालों का मानना था। अब आईसिस के जो लोग थे, उन्होंने उन लड़कियों को यानी कि 46 नर्सों को बंधक बना लिया। ये कहानी 2014 की है, जब अजीत डोभाल एनएसए के पद पर नियुक्त होते हैं, उसके ठीक 2 महीने बाद की बात है। अब यहाँ पर केंद्र में सरकार नई थी, मोदी की सरकार थी, और केंद्र सरकार के ऊपर भी वहाँ पर जो उन 46 लड़कों के परिवार वाले थे, उनका प्रेशर, उनको रिहा कराने का प्रेशर अब केंद्र सरकार पर आ गया था। नई सरकार, अगर आप जानते हैं कि घर में या फिर अगर आपका कोई नई साइकिल आया, कोई भी नया सामान आप खरीदते हैं, तो उसको थोड़ा सोच समझ कर रखते हैं। ऐसे सरकार के साथ भी होता है, और ऐसे ही सरकार करती भी है, कोई भी सरकार हो। तो सरकार ने भी इस पूरे मसले को हल करने के लिए अजीत डोभाल को चुना। अजीत डोभाल अब इस मसले को हल करने के लिए भारत से सीधे इराक पहुंचते हैं। इराक पहुंचने के बाद इराक के सरकार से बातचीत करते हैं। अच्छा, इराकी जो सरकार थी वो इतना सक्षम नहीं थी कि वो भारत सरकार की आईएसआई के खिलाफ मदद कर सके। तो आईएसआई के खिलाफ इराकी सरकार कोई मदद भारत की नहीं कर पा रही थी। इसलिए अजीत डोभाल अब सीधे खुद ही इराक पहुंच गए और वहाँ के सरकार और मिलिट्री से खुद बातचीत करने लगे। इराक पहुंचने के बाद वहाँ के गवर्नमेंट और मिलिट्री से बात किया, और एक आईएसआईएस को, यानी कि आईएसआईएस हैं, उनको एक कड़ा संदेश भिजवाया वहाँ की सरकार और मिलिट्री के सहयोग से। और उस मैसेज में साफ साफ था कि तुम अगर इराक में लड़ाई लड़ रहे हो और भारत की लड़कियों को रिहा नहीं करते, तो हम भी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेंगे। अजीत डोभाल का मैसेज देने का ये तरीका बड़ा अलग था, और बड़ा कठोर शब्दों में ये बात कही गई थी। इस मैसेज को देखने के बाद आईएसआईएस के लोगों को थोड़ा डर लगा, भय लगा, और बाद में वो उन 46 लड़कियों को 5 जुलाई 2014 को इरबिल में, इराक में ही जगह इरबिल, वहाँ की कुर्दिश फोर्स, वहाँ का जो फोर्स है उसको कुर्दिश कहा जाता है, तो कुर्दिश फोर्स को सौंप दिया और कहा कि तुम इन्हें इंडिया भेज देना। फिर अजीत डोभाल वहाँ पर थे। एयर इंडिया की एक स्पेशल फ़्लाइट गई, और उस स्पेशल फ़्लाइट में उन 46 नर्सों को बैठा करके कोच्चि लाया गया भारत, और वहाँ से उन सभी 46 नर्सों को उनके घर और उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। तो ये 2014 में उनका सबसे बड़ा सफल मिशन था अजीत डोभाल का। एयर स्ट्राइक के बारे में आप जान रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जान रहे हैं। तो ये थी अजीत डोभाल, जिनको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जो व्यक्ति
37 साल की नौकरी करता है पुलिस की, मगर 7 साल सिर्फ वर्दी पहनता है। 30 साल खुफिया एजेंट के तौर पर अपना जीवन यापन करता है। 30 साल तक गुमनाम जिंदगी, कुछ ऐसे मिशंस पर थे, कुछ ऐसे साल रहे जिनको उनके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और क्या करते हैं। तो ऐसे जीवन यापन करने वाले अजीत डोभाल, जिनका आज कहानी सुनाने का मकसद बस इतना था कि उनका जन्मदिन यही 20 जनवरी को है। और अजीत डोभाल का जन्म हमने जैसे कि बताया था 1968 में हुआ था। तो अगर जोड़ दें तो 70 और 30 32 30 52 इतने साल लगभग आप निकाल लीजिए कितने साल की उम्र हो चुकी है। तो ये रही आज की कहानी। आपके जो भी सवाल होंगे, सुझाव होंगे, आप हमें भेजिएगा। जो भी कोई अगर सुधार की आवश्यकता होगी उसको भी भेजिएगा। और ये कहानी अगर आप नहीं सुन पाए, लाइव नहीं सुन पाते हैं, तो ये हमारे YouTube पर 20 जनवरी को पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से ज़रूर सुनेंगे। जो भी आपको सुझाव होंगे आप ज़रूर हमें बताते रहिए। हम उन सुझाव जो भी होंगे उनमें उसको हम स्वीकार करेंगे, जो गलतियाँ होंगी उसको सुधार करेंगे। तो अनसुनी कहानियों की इस एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। अगले संडे को अनुराग ने मेरे से पूछा है कि पाकिस्तान में कहाँ रहते थे। तो अनुराग जी वो पाकिस्तान में लाहौर में रहते थे। लाहौर आप जान ही रहे हैं। तो पाकिस्तान के लाहौर में वो रहा करते थे और वहाँ पर एक ऑफिसर के तौर पर वो तैनात थे। वो तो ऑफिसर के तौर पर उनकी तैनाती थी। अगर इस बात को कभी कन्फेस नहीं करते हैं और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर कम मिलती हैं, क्योंकि वो एक खुफिया एजेंट, और खुफिया एजेंट कभी भी अपनी जानकारी रिवील नहीं करते। मगर वो लाहौर में रहते थे। लाहौर में रहें या कहीं भी रहें, पूरे पाकिस्तान में अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनका कोई न कोई लिंक होगा। तो ये रही अजीत डोभाल की कहानी हमारा इस अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में। फिर मिलेंगे कभी क्या, फिर अगले संडे को ही, और कोई नई कहानी होगी, कोई नई शख्सियत और कुछ रोचक कहानियाँ उनके बारे में होंगी। अगर आपको कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहानी सुननी होगी तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, कोशिश करेंगे। और इस कहानी का सुझाव एक व्यक्ति ने दिया था, उनका नाम अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता है। वो मैसेज किए थे मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया। और अजीत डोभाल की कहानी इसलिए भी बताना ज़रूरी था कि 20 जनवरी को ही उनका जन्मदिन है। तो 20 जनवरी यानी कि 3 दिन बाद, आज से ठीक 3 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो अजीत डोभाल को इस वीडियो के माध्यम से ही मैं जन्मदिन की अग्रिम बधाई देता हूँ। और कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। पहले दौर में जो है जो टीकाकरण होना है वो स्वास्थ्य कर्मियों को होना है, और अगले चरण का टीकाकरण कब होगा इसकी जानकारी शायद 22 जनवरी को है। 22 जनवरी को दूसरे दौर का टीकाकरण शुरू होगा। तो ये रही कुछ जानकारी न्यूज़ से रिलेटेड। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। ठंड भी बढ़ रही है और कोरोना भी, तो दोनों के बीच में जो दूरियां हैं और जो आपके कामकाज की मजबूरियां हैं, उन दोनों में समन्वय बना करके रखें। खुश रहें और गुड नाइट।